सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में आज डबल हेडर डे है। पहले मैच में रिवायती हरीफ कराची और पेशावर का मैच जारी है और कराची को सिर्फ 4 रन चाहिए अगली 16 बॉल्स पे। तो लग ऐसा रहा है कि कराची के लिए पॉइंट्स टेबल पे पहले 2 पॉइंट्स होने जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर ऑल द कराची फैंस। और जिस तरह हमने कल के शो में डिस्कस किया था कि कराची और पेशावर में से जो भी टीम जीतती है पॉइंट्स टेबल के लिए और कंपटीशन के लिए बड़ा अच्छा है। सो वी हैव टू सी फ्रॉम हियर ऑन एज टू कि ये दोनों टीमें इवेंचुअली मैच में होता क्या है और इसके बाद पीएसएल में किस तरह परफॉर्म करती हैं। कल होने वाले मैच में भी हमने देखा कि लास्ट ओवर तक मैच गया था। तो आज के शो में हम आज के मैच और इनफैक्ट आज जो सेकंड मैच है वो भी एक्साइटिंग होगा बिकॉज लाहौर और मुल्तान में मद्दे मुकाबिल होंगे। तीनों मैचेस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। शो का आगाज़ करते हैं, अपने एलीट पैनल का इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ है सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। उनके साथ हैं एक और हमारे बहुत अच्छे दोस्त और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद साहब। फवाद साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ऑलराइट, सो बिफोर आई स्टार्ट ऑन टुडेज गेम, कराची ऑलमोस्ट जीतने वाला है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे और कल के मैच पे बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ लेते हैं ताकि हमारी ऑडियंस भी शो के साथ एंगेज हो जाए और इस क्वेश्चन को लेकर हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे अपने आंसर्स सबमिट कराती रहे। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन फॉर द डे इज पीएसएल की तारीख में एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा सिक्सेस किस प्लेयर ने लगाएं? और आपके साथ ऑप्शंस हैं इस आंसर के: बाबर आजम, नंबर 2 फ़खर जमान, नंबर 3 शादाब खान, नंबर 4 डी बेन डकिन। सो ये 4 ऑप्शंस हैं। अपने जवाब हमारे पेजेस पर दें और जीतने का मौका पाएं। जो हमारे बोल की प्रोडक्शन टीम आपको एक्साइटिंग गिफ्ट्स देगी इसके सही जवाब के विनर को। ऑलराइट, सो ये भी बता देंगे कराची जो है मैच जीत गया है, जैसे मैंने कहा कि कुछ ही रन्स चाहिए थे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कराची टीम एंड ऑल द फैंस फ्रॉम कराची। ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल वर सपोर्टिंग पेशावर बिकॉज ऑफ बाबर ने अच्छी बैटिंग की लेकिन इवेंचुअली कराची मैच जीता है। कराची के इस मैच के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, या उससे पहले अगर हम चाहें तो पॉइंट्स टेबल पर नजर भी डाल सकते हैं। इफ़ वी कुड शो द पॉइंट्स टेबल जो कल के मैच के बाद था, आज के मैच के बाद जो पॉइंट्स टेबल बनेगा उसको भी हम अपडेट कर लेंगे। लेकिन हारून साहब बल्कि हम कराची के मैच की तरफ चले जाते हैं। आज के मैच में हमने देखा कि कराची ने फ्रॉम द टॉस टू द फिनिश सारी चीज़ें सही रही हैं। टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना और चेस करना, ऑल्दो आप पिछला मैच हार चुके थे, सो इसका मतलब हमने पिच भी सही रीड की एज ए टीम, हमने बॉलिंग भी बहुत अच्छी कराई टू रिस्ट्रिक्ट सच अ गुड टीम लाइक पेशावर। 150 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना इज़ अ गुड साइन। सो ऑल ऑफ द थिंग्स टुडे फॉर कराची आर ग्रेट। एग्जैक्टली यही वो चीज़ होती है जब टीम प्लानिंग जब हो रही होती है, उसके मुताबिक अगर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएं तो फिर कहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हुई, क्योंकि वो उन्होंने टॉस जीत के पहले ही अपने आप को फील्डिंग करने का सोचा हुआ था। बड़ी अच्छी प्लानिंग मुझे नज़र आ रही थी उनकी। उन्होंने सिर्फ एक ओवर दिया शुएब मलिक को, जिसको उन्होंने आउट करना था, साइम अयूब को, वो उन्होंने आउट किया और उसके बाद सिवाय बाबर के किसी और ने रन्स नहीं बनाए। तो एक अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर अगर आप 150 प्लस पे अगर आप आउट हो जाते हैं तो देन चांस बहुत कम होता है कि आप उसको डिफेंड कर सकें। इस चीज़ को देखते हुए कि मैं पेशावर की जो बॉलिंग देख रहा था, बहुत ही वीक बॉलिंग अटैक मुझे नज़र आया। फॉर दैट मैटर वो जो उन्होंने लेफ्ट आर्म चाइना में उन्होंने स्पिन, उसका तो एक ही मैच इज गॉन फॉर रन्स बैडली। तो इसलिए मेरे अपने नज़दीक आई थिंक अच्छा टॉस जीत के जो फैसला था उनका और वो पे किया, क्योंकि वो विकेट्स लेते चले गए, जिसकी वजह से जो है ना प्रेशर जो है वो पेशावर की टीम पे चलता चला गया। उसके बाद आप देखें कि पेशावर की बैटिंग में आपको मैं पूछूं कि साइम अयूब पे क्या टीम बहुत डिपेंड करती है? बिकॉज जैसे ही वो आउट होते हैं पहली बॉल पे, हमने बाबर का रिएक्शन देखा था। डू यू थिंक टॉप ऑर्डर पे बहुत रिलायंस है? देखिए सीधी सी बात है कि आपके टॉप 4 बैटर्स अगर हैं T20 में तो उन्हीं के ऊपर ही, इसीलिए तो वो टॉप पे हैं, इसीलिए तो ऊपर जाते हैं वो, इसलिए कि उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है टीम। लेकिन आप कंट्रीब्यूशन 2 से 3 का होना चाहिए ना। अगर आप कराची को देख लेते हैं तो कराची में 2 से 3 कंट्रीब्यूशन थे। मलिक ने कुछ आगे चिप इन किया, 28-30 रन किए, उसके बाद वेंस ने, पोलार्ड ने, फिर ये लोग एक्सपीरियंस T20 क्रिकेटर्स हैं और उनको पता है कि जब जिन्होंने चेस करने जाएं तो किस वक्त 1 या 2 ओवर मैच पूरा पलट देता है। ऑन अ गुड बैटिंग पिच आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड विक्ट्री फॉर कराची। बिल्कुल सही। फवाद साहब, बाबर आजम के बारे में अगर हम कोई भी ज़रा सा भी नेगेटिव कमेंट बोलें तो आप सोशल मीडिया पे भी नाराज़ होते हैं, वैसे भी नाराज़ होते हैं। आज हमने देखा उन्होंने 50 बॉलें खेली। यू एक्सपेक्ट अ प्लेयर ऑफ बाबर्स कैलिबर टू काइंड ऑफ फिनिश दिस काइंड ऑफ अ गेम, और वो जिस तरह फॉरेन प्लेयर्स एक 20-25 रन करने के बाद जिस
डोमिनेंस में आते हैं वो डोमिनेंस दिखी ही नहीं। 50 पे 70 तो किए, आज के टॉप स्कोरर रहे, लेकिन अगेन इट वाजंट अ विनिंग स्कोर। अच्छा देखिए, बाबर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से, तो ये भी कहा जा सकता है कि साइम जल्दी आउट हो गए, उनके साथ जितने खिलाड़ी थे वो जल्दी आउट हो गए। सही है, लेकिन मतलब बाबर का कसूर नहीं बाबर का नहीं लेकिन देखिए, मैं आपकी बात से कुछ ना कुछ इत्तेफाक इस लिहाज से करूँगा कि जिस तरफ क्रिकेट जा रही है ना, अगर आप टॉप ऑर्डर बैटर हैं, आप ओपन कर रहे हैं, तो आपको मिजाज बनाना पड़ेगा 55 बॉल पे 100 का, 60 बॉल पे 100 का। यस, ठीक है, ये मिजाज बनाना पड़ेगा। अगर आपका नहीं है मिजाज, तो T20 की डिमांड यही है कि 60-65 बॉल पे 100 करना है आपने। बिल्कुल सही। तो आप अगर 50, 51 पे 70, 72 करते हैं, क्योंकि सर आपकी बात, अगर ये स्कोर शायद इसमें 25 रन और ऐड कर लें तो दिस कुड हैव बीन अ लिटिल बिल्कुल बेटर स्कोर, मतलब हाँ। तो मिजाज वो आपको बनाना पड़ेगा। अब ये कतई तौर पे ये मतलब नहीं कि जी आज सिचुएशन जो भी हो सही, और बाबर के पास शॉट्स हैं वो कर सकते हैं, नहीं भी है तो उन्हें आगे सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही। क्रिकेट इस तरफ जा रही है। हमने नाफे का देखा था, 30 बॉल पे 60 रन किए थे। बिल्कुल सही तो है। इस किस्म की क्रिकेट चाहिए होगी टॉप 3 से। बिल्कुल सही है। फॉर आपने, क्योंकि यंग टैलेंट की नाफे की आपने मिसाल दी, हमने कल यंग टैलेंट पे बहुत बात की। मैं साइम अयूब पे थोड़ा हारून साहब आपसे पूछना चाहूँगा, एज अ बैट्समैन यू हैव ऑल्सो बीन अ टेस्ट क्रिकेटर, सो जिस तरह से वो आउट हुए हैं आज, जितना बॉल और बैट में गैप था, और शोएब मलिक इज़ नॉट अ रेगुलर बॉलर। आई अंडरस्टैंड कि एक मैचअप था, ऑफ स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, लेफ्ट हैंडेड को बॉलिंग करा रहा है, बट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नहीं था जिस तरह उन्होंने शॉट देखिए, बॉल मिस किया। पहली चीज़ आप ये देखें कि एक होता ये है कि जब भी कोई नया प्लेयर आता है ना सीन पे, तो वो उसको अभी किसी ने देखा हुआ नहीं होता। सही। अगर आप देखेंगे कि साइम भी जब आया तो आते ही उसने बड़ी फ्लैम्बॉयंट किस्म की इनिंग्स खेली और स्वाश पकलिंग जैसे देखा कि कैरिबियन लीग में नंबर 1 बैटर वो वहाँ से होके आए। लेकिन जब होता ही है कि दूसरी टीम मैनेजमेंट जब पूरा उनको वे करती है कि यार किस जगह ये वीक है, किस जगह ये स्ट्रॉन्ग है, फास्ट बॉलर वो चाहते हैं, एज एन ओपनिंग बैट्समैन मैं चाहूँगा कि बॉल जो है मेरे बल्ले पे तेज़ी के साथ आए। सो जहाँ स्लो आएगा बॉल, तो वहाँ तो मुझे अपने आप को एडजस्ट करना होगा। और शोएब मलिक की जो एक ख़ास चीज़ ये है कि वो उसका गेंद जो पढ़ के जो अंदर आता है ना, वो क्यों ना वो फिर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग स्पिन के लिए खेलते हैं, बैट और पैड में गैप बनता है और उसको आप हिट मारने जाते हैं तो उससे आउट। और साइम अयूब को हमने देखा है कि स्पिनर पे जब भी बॉल अंदर आए ही इज स्ट्रगल्ड। सर एक प्लेयर पे मैं आऊँगा फौज साहब, आपके इस पर थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने शोएब को सुना था, साइम के हवाले से उन्होंने बात की थी टीवी पे। उन्होंने कहा मैं उससे मिड विकेट दिखा रहा था और बॉल मैंने सीधा किया है, तभी गैप बना। वो प्लान करके आए थे और प्लान उनका काम। लेकिन सर सवाल तो ये है ना, वो प्लान तो करके आए थे, लेकिन साइम अयूब भी बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है। इफ आई नो दैट आई स्ट्रगल ऑन अ सर्टेन बॉल, सो मैं तो वही मेरा कहना ये पहले मैच में उसने 40 किए थे, ठीक है, आज दूसरा मैच है। सर पहले मैच में भी कैच ड्रॉप हुआ था, देखो वो तो ड्रॉप हुआ, वो हुआ, लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि भी स्टार्ट हुआ है। दूसरा ये कि पहले 8-10 रन में आप आउट हो जाते हैं। जो इम्पैक्ट प्लेयर 20 ओवर के होते हैं ना, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। अगर वो पूरी बारी करने लग जाए तो वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन सीखेंगे भी, जो हारून भाई बात कर रहे हैं उनको भी लोगों ने चेक किया होगा, लेकिन अभी खेल हुआ है। कायरन पोलार्ड के बारे में बात करते हैं। आपने पिछले एक प्रोग्राम में कहा था कि अब वो कोच वाली पोजीशन पे आ गए, लेकिन आज हमने देखा कि व्हाई ही प्लेज इन आईपीएल। मैच खत्म हो गया था जिस वक्त वो आए, टू बी ऑनेस्ट जिस वक्त वो आए मैच खत्म हो गया था। आगे पता चलेगा जब। तो आपको नहीं लगता वो अच्छी फॉर्म में है और तगड़े? ठीक है, बस ठीक है। नहीं, ही इज एन इम्पैक्ट प्लेयर। ऐसा देखिए, मसला ये होता है कि आपकी हर टीम में 2 से 3 ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं कि जिनको 2 से 3 ओवर में मैच को 5 पलट देते हैं। सही है। तो कैरन पोलार्ड जो है वो भी उसी किस्म के हैं। इवन अगर आप आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मैच की अगर थोड़ी सी अगर बात कर लें, तो वहाँ टिम डेविड ने आके मैच को ख़त्म कर दिया। सो इस किस्म के प्लेयर्स आपकी टीम में होने चाहिए जो कि नहीं है। दूसरा भी जो बाबर आजम की बात कर रहे थे, उसमें मसला ये कि क्या सिर्फ मिजाज से ही तो नहीं चीज़ें चेंज होंगी ना, आपका स्किल सेट है कि नहीं है, क्या आपके बाजू में इतनी ताकत है कि नहीं है कि अब हर बॉल को जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दें। और अगर नहीं है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए क्या कर रहे हैं? मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा इशू यही है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के स्ट्राइक रेट को एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो हमारा तो 129 या 130 पे है और वो 160, 170, 180 पे है। इसलिए उनका आप देखें ना, 216 पे 216 रन आराम से हो गए वहाँ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा, देखें साइम अयूब हो गए, जब तक ये कंटिन्यूड बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे ना, एक अच्छा बैट्समैन हर तीसरी इनिंग में उसको रन्स करने चाहिए और वो ऐसे रन्स होने चाहिए जो आपकी टीम का जीत का जामिन बने ना। यहाँ सिलसिला ये हो रहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से मीडिया
ज्यादा जल्दी हो जाती है बगैर कुछ किए हुए से 1 से 2 इनिंग अच्छी खेल गई तो आपने उसको, अब देखें ना हम नाफे की बात कर रहे हैं। हाँ। नाफे ने 1 इनिंग खेली है अभी यार, अभी तो उसको खेलने तो दो, सिवाय T20 के और कोई क्रिकेट ही नहीं खेली। हम इसलिए ये बात करते हैं बिकॉज चीफ सेलेक्टर्स से जब आप पूछेंगे कि यार किसी टूर पे आप सीनियर्स को क्यों भेजते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास यंगस्टर्स नहीं है, सो वी आर एक इनिंग पे तो नहीं लेके जाएंगे ना। एग्जैक्टली आप उसको जब देखेंगे कि ये अभी उसको 10 इनिंग मिलेंगी ना, नाफे को 10 इनिंग्स मिलेंगी तो पता चल जाएगा। आप आजम खान की बात करते हैं, आजम खान को भी तो देखें ना कितना अच्छा। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। अब हम कल के मैच की तरफ जाते हैं, कराची पे और भी बातें हैं, और कराची पे सबसे पहले एक बात मैं पूछ लूं फिर मैं जाऊंगा कल के मैच पे। अगर आपको मैच से पहले किसी एक टीम को पिक करना होता है पेशावर और कराची में से, आप किसको पिक करते हैं? देखिए मैं एक चीज़ फील करता हूँ, मैं सेकंड बैटिंग वाले को जरूर पिक करता हूँ, इसलिए कि लाहौर की जो पिच है ना, इट्स गुड फॉर बैटिंग। बट इफ आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन बिफोर द टॉस तो फिर नहीं यही कहता है कि सेकंड इनिंग्स जो बैटिंग कर रही है वो जीते। अगर आप देखो ना ओवरऑल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या कराची ने सरप्राइज किया? बॉलिंग की वीक नजर आ रही है। बट यू थिंक पेशावर वाज अ वीकर साइड? की बॉलिंग वीक नजर आ रही है। ऑलराइट सो हम इस मैच पे मजीद बात करेंगे कराची पेशावर पे, और दोबारा हम कराची के फैंस को मुबारकबाद देंगे। कराची की टीम जीती है क्योंकि पिछले साल भी वो बॉटम ऑफ द टेबल थे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे स्टार्ट विनिंग और ये टेबल जो है वो अच्छी पोजीशन में आए। कल के मैच पे एक नज़र डालते हैं जहां कल इस्लामाबाद का मैच था मुल्तान सुल्तान के साथ, और मुल्तान सुल्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और ऐसा ही हुआ, वो मैच जीते, लेकिन काफ़ी क्लोज मैच था। 19.5 ओवर में जाकर उन्होंने रन चेस डाउन किए। उस मैच की मैच समरी पर अगर नज़र डालें तो आगा सलमान ने अच्छी बैटिंग की कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, कॉक्स ने अच्छी बैटिंग की, आजम खान अगेन डिसअपॉइंटेड रहे, शादाब भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि बहुत नीचे वो बैटिंग करने आए। सिमिलरली वो बॉलिंग में भी 10वें ओवर के बाद है। उन दोनों इस चीज़ पर क्वेश्चन पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और फिर मुल्तान की बैटिंग, ऑब्वियसली रिजवान का इनिशियली कैच छूटा, उसके बाद वो ऑब्वियसली अच्छे रन किए, उन्होंने 43 रन स्कोर किए। हेंड्रिक्स मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस फ्रॉम द बॉलर वाज मैन ऑफ द मैच। हेंड्रिक्स की अच्छी बैटिंग रही, 58 रन किए 46 पे। हेंड्रिक्स जो वो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे। इफ्तिखार ने 18 रन किए, आखिर में बड़े क्रूशल रन थे। लेकिन क्वेश्चन अगेन ये बनता है कि इस्लामाबाद के कप्तान जो इतनी अच्छी फॉर्म में थे, मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी उन्होंने, और कल बार बार कमेंटेटर्स कह रहे थे कि इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि वो बैटिंग पे नहीं आ रहे। उन्होंने इमाद को भेजा, उससे पहले सारे प्लेयर्स को उन्होंने ट्राई किया। हारून साहब क्या रीज़न लगती है आपको? यही वो चीज़ थी जो आपको याद होगा, हमने पिछले 1-2 दिन पहले ही मैंने ये बात की थी कि जो थोड़ा सा मुझे इशू नज़र आता है शादाब की कैप्टनसी में, इमेच्योर, मतलब बहुत ही इमेच्योर किस्म की डिसीजन देते हैं। आप मुझे बताएं, आपका पहला दूसरा मैच था, आपका एक सेट पैटर्न चल रहा था जी बैटिंग का, आपके नीचे वाले बैट्समैनों की तो बैटिंग ही नहीं आई हुई थी ना जी। तो आपने खुद इतने अच्छे रन्स किए हुए हैं, आपने अपने आप को नीचे करके उन बैटर्स को भेज दिया जिन्होंने बैटिंग ही नहीं की हुई थी मिडल में। बिल्कुल। सो मेरे अपने नज़दीक जो एट टाइम शादाब की जो इस किस्म की नी जग डिसीजन है ना, इससे पहले भी अगर आप उठा के देखेंगे कि वो अननेसेसरी अपने आप को प्रमोट कर लेते हैं, फिर वो बगैर वजह के अपने आप को नीचे ले जाते हैं। बिल्कुल। सो जब एक अच्छी आपको बैट्समैन को क्या चाहिए होता है, ना उसके पीछे रन्स लगे हुए हो। आपने एक अच्छी इनिंग खेली हुई है, लेकिन हमने कल भी जिक्र किया था कि मुल्तान की पिच बॉलर्स ओरिएंटेड है जी, बॉलिंग ओरिएंटेड है, इसलिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कम स्कोर में भी हमने कल 170 के करीब का हमने रखा हुआ था कि 144 पे मैच फंसाया उन्होंने, मैच वो आखिर तक ले गए। अच्छा, दूसरा जो इशू इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ये है कि इनके शादाब खुद और नसीम शाह खुद बगैर मैचेस खेले हुए बॉलिंग की तरफ आए हुए हैं। सो बॉलिंग में ठीक है, बॉलिंग बुरी नहीं कर रहे वो, लेकिन वो जो कंट्रोल है, देखें ना, उन्होंने ऑल आउट किया, इन्होंने सिर्फ 5 आउट किए, जिसकी वजह से रन्स तो वो रोक ही नहीं सकते थे, चाहे वो जो मर्जी कर लेते, रन्स नहीं रुक सकते थे अनटिल अनलेस कि उस रन्स के ऊपर उनको ऑल आउट करते। बिल्कुल। सो मेरे अपने नज़दीक इस्लामाबाद को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, ख़ास तौर पर जो ये कैप्टनी वाला इशू है। मुझे लगता ये है कि शादाब, मुझे लगता बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपना वो असर्ट कर रहे हैं। और जब मुल्तान की तरफ से देखें तो गलतियाँ उनसे भी हुई, कैचेस उन्होंने भी क्रूशल मोमेंट पे छोड़े, लेकिन हमें दिखा कि रिजवान कितना मैच्योर कप्तान है, उन्होंने कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई, विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन योर बैटिंग इज वेल। अगर आप फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं तो प्लेयर्स भी उसको फील करते हैं, और उन्होंने इवेंचुअली रिस्ट्रिक्ट भी किया इस्लामाबाद को, और फिर बैटिंग में भी किसी तरह उन्होंने रन्स मैनेज किए। कितना क्रेडिट जाता है रिजवान की कप्तानी को कल, बिकॉज कैचेस बड़े, हम उस पर भी बात करेंगे कि इमाद वसीम अभी तक छूट चुके हैं, आप इमेजिन करें, और कल इमाद वसीम ने भी बड़े क्रूशल कैचेस छोड़े हैं, पहले रिजवान का छोड़ा, बाद में भी कैचेस छोड़े, खुशदिल शाह ने 2 बड़े। यस, सो हाउ डू यू सी रिजवान कैप्टनसी? आपको लगता है कि ही इज अ वेरी गुड कैप्टन? रिजवान एक्सपीरियंस कैप्टन है, इतने अरसे से कप्तानी कर रहे हैं, उनको चीज़ों का पता है। जहाँ तक कल के मैच का ताल्लुक है, तो हमने मैच से पहले भी बात की थी कि जो कंडीशंस हैं इसमें इस्लामाबाद की बैटिंग को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो चाहते हैं बॉल उनके पास तेज़ आए, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और सलमान अली आगा की हम भी बात कर रहे थे कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो
खेल सकता है इन कंडीशंस में। तो वही इशू हुआ। फिर बात जो शादाब की, फिर बैटिंग की तो बात हारून भाई ने कर ली है, बॉलिंग के हवाले से मेरी समझ नहीं आ रहा कि जब आपने पूरी टीम को आउट करने जाना है, एक ऐसी विकेट जहां पर स्पिनर को मदद मिल रही है, तो आप या तो सर्कल में आ जाएं, क्योंकि वहीं से अगर आप आउट करेंगे तो मैच बनेगा। वो आए, उन्होंने आते रिजवान को आउट कर दिया। ऐसा लगता है कि कोई टूर्नामेंट के आखिरी मैचेस चल रहे हैं और आपके पॉइंट्स टेबल पे पूरे पॉइंट्स हो गए, आप एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं। देखिए वो वही बात के इमेच्योरिटी या आप ज्यादा होशियार बनना या ज्यादा होशियार बनना कि भाई आप कंसिस्टेंटली एक मैच जीत के आए, उसी चीज को लेके चले। आप बारी भी करते, आप जल्दी भी आउट हो जाते, तो नीचे आपने क्या इंपैक्ट डाल दिया था। एब्सोल्युटली। एक नजर डालते हैं आज के दूसरे मैच की तरफ। एक क्रूशियल मैच होने वाला है लाहौर और मुल्तान का, जहां दोनों टीमें बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग है। लाहौर ने दोनों मैचेस हारे हैं, मुल्तान ने दोनों मैचेस जीते हैं, और मुल्तान अपने ग्राउंड पे is a difficult team to beat. So let's have a look at how these teams have done head to head. लाहौर और मुल्तान के 17 मैचेस हुए हैं, जिसमें से लाहौर ने 9 मैचेस जीते हैं, मुल्तान सुल्तान्स ने 8, जिसका मतलब है दोनों टीमें काफ़ी भारी टीम है, दोनों एक दूसरे को किसी भी वक्त हरा सकती हैं। मैक्सिमम टोटल जो लाहौर ने किया है वो 206 है, मुल्तान सुल्तान ने 209, वेरी क्लोज टोटल्स। मिनिमम टोटल जो है वो लाहौर का 76 है, ऑब्वियसली ये शुरू के जो 2-3 सीजन थे उसमें से होगा, और मुल्तान सुल्तान का मिनिमम टोटल 114 है। बैटिंग फर्स्ट में लाहौर की 6 फतेह हैं और मुल्तान सुल्तान ने 4 बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए मैचेस जीते हैं। बैटिंग सेकंड में लाहौर 3 बार जीता है और बैटिंग सेकंड में मुल्तान 4 बार जीता है, जिसका मतलब है कि मुल्तान सुल्तान चाहे बैटिंग पहले करे या बाद में करे, दे हैव अ सिमिलर रेशो ऑफ विनिंग द मैचेस। कल भी उन्होंने प्रूव किया कि बैटिंग सेकंड करना मुश्किल था, बट दे मैनेज टू विन इट। फवाद साहब, क्या कहेंगे आज के मैच में? अगेन प्रिडिक्शन भी अगर मैं ले लूँ आपसे, और आपकी टीम किसको बैक करेंगे आप? अच्छा, आप ओवरऑल देखें तो मुल्तान बहुत अच्छा करता हुआ आ रहा है। मुल्तान में ही मैच है, दोनों मैचेस लाहौर हार गया है, मुल्तान दोनों मैचेस जीत गया है। यस। अगर आप वैसे सोचें, किसी से ही पूछें तो वो कहेंगे कि जी लाहौर मुल्तान फेवरेट है। अच्छा, मुझे ये लगता है तो लाहौर की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उनकी बैटिंग डिलीवर कर रही है। ऑलराइट, ठीक है। इन कंडीशंस में अगर बैटिंग आपकी रन कर जाती है 160-70, तो बॉलिंग खेलना मुश्किल है। हमारे शो पे रिवायत बदल रही है, और पहली बार हमारा पैनल जो है वो क्रीज से बाहर आके शॉट्स मार रहा है, और आज हारती हुई टीम को पिक कर रहे हैं फवाद साहब। मुझे लगता है लाहौर इज द टीम फॉर फवाद साहब। उनका चेंज भी अगर वो करते हैं, एहसन भट्टी आ जाए, वो फयाज की जगह सलमान फयाज, उनके खब्बे स्पिनर हैं, बैटिंग भी करते हैं, उनके प्लेयर डेवलपमेंट से आए। फिर तो लेट्स सी क्या चेंज। इमरान जूनियर हो सकता है आ जाए जमान की जगह। ठीक है। तो मुझे लगता है कि लाहौर की बॉलिंग स्ट्रगल करी, और यहाँ पर वैसे बाय द वे मुल्तान में हो रहा है। जी मुझे पता है, बिल्कुल पता है। यस, सो लाहौर इज द टीम फॉर फवाद साहब। हारून साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको अपने ज़हन में रखने होंगे कि देखिए, लाहौर 2 मैचेस हारने के बाद कॉन्फिडेंस में लो होगा, जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने दोनों मैचेस बैटिंग पिचेस के ऊपर खेले हैं, जहाँ पर उनकी बॉलिंग ने स्ट्रगल किया। ये पहली मरतबा ऐसी पिच इनको मिलेगी जहां पर उनकी बॉलिंग जो है ना अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन कर सकती है। वेरी गुड पॉइंट। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फील करता हूं कि वो अटैक कर सकती है मुल्तान सुल्तान के ऊपर, लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम जो है ना बहुत वेरी वेल सेटल्ड टीम है। जब आप लो से हाई की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। बिल्कुल। सो मेरे अपने नज़दीक जो कि फील्डिंग का मयार मुझे नज़र आ रहा है, राउंड अबाउट 16 के करीब कैचेस अभी तक छूट चुके हैं, और ये वो फैक्टर है जो कि T20 में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिल्कुल। अगर आप अच्छी फील्डिंग करेंगे, अपने बॉलर्स को बैक करेंगे, तो वो दूसरी टीम को कम स्कोर करने देंगे, और उसके बाद अपनी बैटिंग अगर अच्छी करेंगे तो आप जीत जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें मुल्तान की पिच में नजर आ रहा है बॉलर्स के लिए थोड़ी सी हेल्प, तो दोनों तरफ की बॉलिंग को एडवांटेज है। उनके पास भी, मुल्तान के पास भी बहुत अच्छी बॉलिंग है, बड़ा अच्छा मैच होगा। बट यू हैव टू पिक वन। ये फील कर रहा हूँ कि जो बैटिंग पहले करेगी ना, उसके चांसेस ज्यादा होंगे इस मैच को जीतने के। ठीक है। मैं आई वुड स्टिल गो विद मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान, वो पहली बार हमारे पैनल जो है डिवीजन हुआ है, ये मुझे लगता है ये भी जरूरी है। सो अब मेरे पास चॉइस है कि मैं कोई भी एक टीम पिक कर सकता हूं, बिकॉज़ आप अलग अलग हो रहे हैं। बट आई विल गो विद मुल्तान, आई विल प्ले सेफ, बिकॉज़ पॉइंट्स टेबल पे हमारा भी एक पॉइंट्स टेबल चल रहा है, उस पर अगर नजर डालें तो बिल्कुल इवन स्टीवंस चल रहा है। मेरे भी 3 पॉइंट्स हैं, और हारून साहब के भी 3 पॉइंट हैं, फवाद साहब के भी 3 पॉइंट्स हैं, और अब जो है वो अब पॉइंट्स टेबल तो आप लोग आगे हो जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब मेरे साथ भी कोई होगा, या हारता या जीतता हुआ, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम नाउ ऑन। और आई एम श्योर व्यूअर्स भी एंगेज हो रहे होंगे, और विल ट्राई कि हम व्यूअर्स के भी कुछ लें। सो ऑलराइट, सो अब प्रेडिक्शन का भी रिजल्ट हम दिखा देते हैं। आई एम श्योर हम देख लिया होगा आपने, हम बिल्कुल बराबर हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसका आंसर जो है, उसका पहले सवाल रिपीट कर देते हैं। PSL की तारीख में सबसे कम टारगेट
बनाकर कौन सी टीम जीती है, उसका जवाब था क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और उसके विनर का नाम है खावर जमील, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आंसर दे के जीते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर खावर जमील, यू विल गेट योर गिफ्ट फॉर गिविंग द राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस है हमारे व्यूअर्स की, वो इसी तरह बरकरार रहे और इसी तरह हमें जवाब आते रहें। और कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं। बहुत सारे लोगों ने आज़म खान के हवाले से सवाल किया है, और हमने कल के मैच में भी देखा कि हम नाफे की तारीफ इसलिए कर रहे थे सर कि उन्होंने 1-6 मारा, फिर सिंगल डबल किए, अप्रोच दिखी इनिंग्स बनाने की। और सोशल मीडिया पर यकीन करें इतने टेक्निकल सवाल आते हैं, सो पीपल आर क्वेश्चनिंग कि आज़म खान की क्या अप्रोच है टू बिल्ड हिज इनिंग। इट कांट बी कि आप लांस क्लूजनर या किसी ऐसे प्लेयर की तरह हर बॉल पे 6 मार रहे हो। सो सर थोड़ा एक्सप्लेन करें। ऐसे हो नहीं सकता। देखें, अभी तक यही इशू नज़र आ रहा है कि आप देखें कि वो स्ट्रगल करता है जब सिंगल टेकिंग की बात हो, क्योंकि जब आप कवर्स की तरफ मार के जो आपने क्विक सिंगल लेना होता है तो आप वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते ना। जी। सो इसीलिए जो आज़म की इंटेंट यही रहती है कि हर बॉल के ऊपर जो है ना वो बाउंड्री को क्रॉस करे, या तो चौका हो या छक्का हो, क्योंकि वो सिंगल टेकिंग के ऊपर उसके लिए इशू है इन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बिल्कुल। सो दिस इज़ द बिग इशू जो कि आज़म को टैकल करना पड़ेगा। देखिए, मोइन खान के ऑब्वियसली वो साहबजादे हैं सारा कुछ, लेकिन जितने सुपर फिट मोइन खान थे वो तो हाथों में से 2-2 रन ले जाते थे ना, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप उनकी जितना वो देखें। सो इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। देखिए, हिटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन क्या आप अगर 10 इनिंग में से सिर्फ एक इनिंग में अच्छा कर रहे हैं, सो देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि भाई क्या कोई भी ऐसी टीम इतना रिस्क ले सकेगी कि मुसलसल एक ऐसे प्लेयर को जो सिर्फ एक मैच आपके 10 मैचों में जिताए, सो आपके बाकी 9 मैचेस अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो कैसे आप किसी ऐसे प्लेयर को रख आपको लगता है कि प्लैटिनम कैटेगरी मिलती है, थोड़ा सा फेवर होता है प्लेयर को लेके? नहीं, देखिए वो उसमें तो इशू ये है कि क्योंकि वो तो आपको पता है कैप बने हुए हैं हर एक के, जो है ना कि 4 कहीं जाएंगे 4 कहीं जाएंगे, तो ऑब्वियसली जिस जगह पे वो फॉल करते हैं उसको वहीं प्लेस करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है। वो मैं ये नहीं फील करता कि इसमें कोई फेवरेटिज्म या कोई ऐसी चीज़ है, बट द थिंग इज क्योंकि वो उनको वो मिली इतनी स्लॉट्स हुई है कि उसमें उन्होंने किसको फिट करना है। बिल्कुल सही है। फौज साहब, एक प्लेयर उसामा मीर हमने देखा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ही स्ट्रगल लाइक एनीथिंग, चाहे वो फील्डिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, लेकिन सडनली कल ऐसा लगा कि वो बैट्समैन को रीड कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह लेफ्ट हैंडर को यॉर्कर मार के LBW किया, जिस तरह उन्होंने फील्डिंग में एफर्ट्स दिखाई, डू यू थिंक ही इज टेकिंग PSL मोर सीरियसली देन इंटरनेशनल क्रिकेट? देखिए, वर्ल्ड कप 50 ओवर का था, 10 ओवर करने थे। इवन इन T20 ऑल्सो। T20 तो वो आए थे, बेहतर थे। T20 हमारा मसला ये है कि हम T20 पे ही सारी क्रिकेट खिला रहे हैं। जब आप वो क्रिकेट खेलेंगे नहीं 10 ओवर में या टेस्ट क्रिकेट में, काफ़ी हद तक आप एक्सपोज हो जाते हैं, या फिर भी आप बच जाते हैं। सही है। तो वो 20 ओवर के क्रिकेट में उन्होंने पहले भी अच्छा किया था, अभी वो बेहतर कर रहे हैं। वो इंग्लैंड जाके खेले, 100 जो क्रिकेट थी वो भी 100 बॉल्स वो भी सही था, तो 20 ओवर में तो वो अच्छा कर रहे हैं। सही है। हमारा मसला ये कि हम 20 ओवर के बेसिस पे उन्हें 50। लेकिन ये वो प्लेयर है जो फर्स्ट क्लास भी खेल रहा है, जो रेगुलर नहीं खेल रहे, रेगुलर नहीं खेल रहे, ये लोग ऑन एंड ऑफ खेल रहे होते हैं। एक तो बहुत बड़ा इशू जो आ गया हुआ ना, वो हुआ ये है कि आपका जो विंडोज़ जो है ना, जो T20 की फ्रेंचाइज लीग्स क्लैश करती हैं आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। सो इसलिए जब आप अपने T20 के प्लेयर्स को अलाउ कर देते टू प्ले फॉर वो फर्स्ट क्लास खेल नहीं सकते। बिल्कुल। दूसरा, जहाँ तक आप इसकी उसामा मीर की बात करें, देखिए उसामा का जो इशू है, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर या फ्रेंचाइज सर्किट के ऊपर आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। बट उनका वो लेवल नहीं होता कि ऊपर जाके जब वो नेशनल लेवल के ऊपर जाए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाए, तो वो डिलीवर कर सके। दैट्स द पॉइंट। डू यू थिंक ये है एग्जैक्टली, उसको करना पड़ेगा अपने आप को, मेंटली वहाँ स्ट्रांग होना पड़ता है, प्रेशर लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद वहाँ से निकलना कैसे है, वो फिर एक अच्छा प्लेयर जो है, जो सॉलिड प्लेयर है, देखना होगा फखर के अगेंस्ट कैसे बॉल करते हैं वो। हाँ, दैट विल बी अ चैलेंज। आज का गेम इज गोइंग टू बी अ बहुत ही आउटस्टैंडिंग गेम। फौज साहब, इमाद वसीम हमने देखा कि क्रूशल मोमेंट पे कैचेस छोड़े, ही इज अ सीनियर प्रो। हम ये भी बात कर रहे थे कि ही शुड हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान मोर, लेकिन अकेला नहीं है, गलत है, बट ये सारे ज्यादातर पाकिस्तानी। लेकिन सर, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु इज अ गुड फील्डर। मतलब मैं आपको एक इसका टेक्निकल पॉइंट थोड़ा सा बता सकता हूँ कि देखें रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि आपके बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना, अपने आप को T20 मोड में ही रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि अगर एक T20 का जो टूर्नामेंट है, उसके बाद नेक्स्ट T20 का जो टूर्नामेंट है वो 3 से 4 महीने के बाद है। ठीक है, आप इन बिटवीन अगर सिर्फ T20 में ही आप रहेंगे या कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अगर आप बैड फॉर्म के साथ वहाँ से चले हैं, तो अपनी फॉर्म को
कैसे आप रिकवर करेंगे जब तक बीच में कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे? बिल्कुल। सो ये जितने भी T20 के ये लोग कह रहे थे ना, कल जिक्र कर रहे थे ये भी कि जी ये रिटायर हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, तो फिर तो उनकी क्रिकेट करियर यूं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही क्योंकि आप सिर्फ T20 में ही रहेंगे, उसके बाद आपने कहीं और जाना ही नहीं है। सो मेरे अपने वन ऑफ द थिंग्स जो जिस वक्त बिडिंग हो रही है तो उस वक्त लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा प्लेयर इन है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो T20 के प्लेयर्स जो ये समझ रहे हैं ना कि बहुत पैसा बना लेंगे, लेकिन इनके करियर शॉर्टन हो जाएंगे। बिल्कुल सही। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फौज साहब आपका भी शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी और एक और उम्मीद के ये मैच बहुत अच्छा हो और मैं पॉइंट टेबल पे अब लीड करना शुरू करूं। आप सबसे मुलाकात होगी कल। कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी यू टुमारो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।